नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस एग्जाम अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके, जिसके अंदर सबसे पहले बता दूं आपको, राजस्थान इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान की क्लास संस्कृति कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान भूगोल के 2 से 3 टॉपिक बचे हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पार्ट डाला गया था उसी के अंदर रखा गया था राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, तो जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का बाकी का पार्ट है, 6-7 जो टॉपिक जोड़े गए थे वो कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। अब बचती है सिर्फ राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम क्रम वाइज हर एक टॉपिक को कंप्लीट यहां पर देखेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की कौन सी क्लास रहेगी? हमारी पहली क्लास रहेगी और टॉपिक रहेगा हमारा राज्यपाल। विश्वास दिलाता हूं जो भी साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी साथी, उनको कि अगर आपने जो मैंने क्लासें ली है वो सभी क्लासें अटेंड कर ली तो राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसमें नंबर कटने का कोई चांस आपके नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि जो भी है राजस्थान जीके वो एनसीईआरटी व आरबीएससी पर आधारित क्लासें में लेकर आ रहा हूं, जिससे आपको संपूर्ण अध्ययन हो सके और मेरी तरफ से जो अलग जानकारी है वो भी आपको साथ में दी जाएगी दोस्तों। अगर आप ये क्लासें लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से ले सकते हैं, और बहुत सारे साथी है वो नोट्स भी प्राप्त करना चाहते होंगे, तो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को करिए डाउनलोड प्ले स्टोर से। ऐप को ओपन करके जाइए स्टोर में, स्टोर के अंदर राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे। इनके अलावा मित्रों, जो हमारा राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है वो भी कंप्लीट करवाई जाएगी आपको। अदर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेदों के अनुसार पढ़ेंगे और एक एक अनुच्छेद जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है वो यहां पर होगा। चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, अगर हमने ये चीज पढ़ ली तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो बात कर रहे हैं राज्यपाल की, और राज्यपाल के बारे में अगर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 152 दोस्तों। जो रेड किए हुए हैं वो अनुच्छेद है और फिर ब्लैक के अंदर उसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में राज्यों के बारे में उल्लेख, यानी 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। कारण बताइए 28 राज्यों का, तो है ही 28 राज्य। देखिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद संपूर्ण देश में एक संविधान लागू हुआ। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था दोस्तों। तो जैसे ही अनुच्छेद 370 हटता है उसके बाद 28 राज्य, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया, तो पूरे के पूरे भारत के अंदर अब एक ही संविधान काम करता है। और कुल 28 राज्यों में राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों, ये बताता है अनुच्छेद 152। बात करते हैं अनुच्छेद 153 की दोस्तों। आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से इस क्लास को देखिए, नोट्स ऐप पर है। सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, नोट्सों को लीजिए, उनको पढ़िए बहुत ही शॉर्ट के अंदर। और एनसीईआरटी, आरबीएससी, साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो सब कुछ यहां पर मिल जाएगा आपको ना एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ना आरबीएससी की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। बात करें अनुच्छेद 153 की दोस्तों। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 जब संविधान बना तो यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें होता है 7वां संविधान संशोधन 1956। अनुच्छेद 153 जब संविधान बना उस समय तो यह था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसके द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। पहले तो एक का एक था, अब क्या कहा कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी बन सकता है दोस्तों। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ही राज्यों
राज्यों की जो श्रेणियां थी ABCD, ये समाप्त भी कर दी गई। पहले क्या थे, जो राज्य थे ना, उनको आजादी के समय श्रेणियों में बांटा गया था। अब उसको भी 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, नोट, राजस्थान के राज्यपाल राम नाईक, राजस्थान के राज्यपाल है राम नाईक, के समय नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्य सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशानुसार अब राजस्थान के राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी या महिम शब्द से संबोधित न करके ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर अंग्रेजी में बोलेंगे, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। दोस्तों, पहले क्या कहते थे, महामहिम कहते थे या हिज एक्सीलेंसी, राज्यपाल के नाम से पहले लगाते थे। अब क्या किया कि रामनाईक बनते हैं राज्यपाल, वो 26 अगस्त 2014 को एक प्रोटोकॉल जारी करते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि अगर आप राज्यपाल को बुलाना चाहते हैं तो बोलिए, क्या बोलिए, ऑनरेबल गवर्नर, या फिर बोलिए माननीय राज्यपाल, या बोलिए राज्यपाल महोदय। दोस्तों, आ गया समझ में? आगे बढ़िए मित्रों, और देखते हैं इसके बारे में। अभी अनुच्छेद 153 ही चल रहा है, बाकी ये अदर जानकारी, यहां से भी सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए राज्यपाल कल्याण सिंह के समय राजस्थान में राज्यपाल को दी जाने वाली गार्ड ऑनर परंपरा यानी तोपों की सलामी को 14 जून 2018 को बंद कर दिया गया। राज्यपाल को जो गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा थी उसको क्या कर दिया गया है, कल्याण सिंह जी के समय बंद कर दिया गया है, 14 जून 2018 को। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में राज्यपाल को दी जाने वाली परंपरा गार्ड ऑफ ऑनर को कब बंद किया गया, या राज्यपाल की तोपों की सलामी का जो अधिकार है उसको कब बंद किया गया, या किस राज्यपाल के समय बंद किया गया। दोस्तों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्ति होती है। दोस्तों, चाहे कार्यपालिका शक्ति हो चाहे विधायी शक्ति हो, किसके अंतर्गत आएगी, राज्यपाल के अंतर्गत आएगी। राज्यपाल के सरकारी निवास को राजभवन कहा जाता है। जो राज्यपाल का सरकारी निवास होता है उसको राजभवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सरोजनी नायडू ने कहा कि सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। दोस्तों, तो देखिए क्या कहा उन्होंने, राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। पक्षी आजाद उड़ना चाहता है, अगर उसको आप पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो अपनी जो मन की बातें हैं वो कभी नहीं कर पाता है। उसी प्रकार राज्यपाल है कि इसको सोने के पिंजरे में डाल दिया लेकिन ये सब कुछ अपने हाथ में लेकर काम नहीं कर सकता। सीतारमैया के अनुसार, सीतारमैया ने कहा था कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय पिलाने, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये दो कथन है, बहुत बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं, तो ये दोनों के दोनों कथन आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद 153 है, इसका भाग है 3, उसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 100 भाग वेतन और भत्ता के बारे में, अनुच्छेद 153 का भाग 3। दोस्तों, तो देखिए वेतन भत्ता, अनुच्छेद 153 3 कहते हैं संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राज्य की संचित निधि से, आराम से समझना दोस्तों, राज्य की जो संचित निधि है उससे राज्यपाल को वेतन व भत्ता प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान में 3,50,000 रुपए प्रति माह है। दोस्तों, अब देखिए यहां पे जो राज्यपाल जिस राज्य का है उसके कार्यकाल के समय उसको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो राज्य की संचित निधि से मिलेंगे, जबकि पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाती है, केंद्र की निधि से दी जाती है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी बता रहा हूं मित्रों। नोट लगाकर क्या लिखा गया है, जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो यह तो है नहीं कि राजस्थान का उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल बन गया तो उत्तर प्रदेश तो उसको कुछ वेतन भत्ता नहीं देगा, सिर्फ राजस्थान देगा, यह तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, तो देखिए
तो उसके वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, कि किस राज्य पर कितना वेतन भारित होगा और उन राज्यों की संचित निधि से आनुपातिक रूप से प्रदान इसको किया जाएगा। यह नहीं है कि एक ही राज्य पर पूरा रहेगा, दोनों राज्यों पर आनुपातिक रूप से उसके वेतन भत्ते लागू होंगे दोस्तों। आई समझ में यह चीज आपको? वेतन भत्तों वाली याद रखना, वेतन राज्य की संचित निधि से है, पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाती है, केंद्र की निधि से दी जाती है दोस्तों। यह था 153। अगला हमारा अनुच्छेद आता है 154 दोस्तों। क्या कहता है 154? देखिए, अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित है? राज्यपाल में, जिनका राज्यपाल स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुरूप प्रयोग करता है दोस्तों। राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से। कार्यपालिका का कोई सा भी काम होगा किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से ही होगा। और जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की वो है किसमें? राज्यपाल में। राज्यपाल स्वयं खुद के अधीन जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से संविधान जो कहता है उसके अनुरूप इन शक्तियों का प्रयोग करता रहता है। यह है अनुच्छेद 154। अगला अनुच्छेद आ रहा है 155 दोस्तों। क्या कहता है अनुच्छेद 155? देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति का प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। समझे आप? तो देखिए, नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न होकर वह नियुक्त किया जाता है। आप राज्यपाल को नहीं चुनते हैं, या आपके द्वारा चुना गया कोई विधायक राज्यपाल को नहीं चुनता है, और ना ही लोकसभा सदस्य राज्यपाल को चुनता है। समझे आप? यह क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अब देखिए किसके द्वारा? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है, जबकि वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। याद रख लेना इस चीज को। अब देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं नियुक्तियों से रिलेटेड, वो देखिए। यह भी अच्छी है, यहां से सिंपल से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक परंपरा है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। जिस भी राज्य का, जैसे अगर वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल नया नियुक्त किया जाएगा तो राष्ट्रपति यहां के मुख्यमंत्री से क्या करेंगे? सलाह लेंगे। समझे आप? ये एक परंपरा बनाई गई है, जबकि ये कोई संविधान ये नहीं कहता है कि आप मुख्यमंत्री से पूछिए और फिर राज्यपाल बनाइए। समझ गए आप? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया जा सकता है। अब देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उसमें किस देश के जो संविधान है उसका अनुसरण भारत में किया जाता है? तो किस देश के अनुसरण संविधान का? कनाडा के संविधान का दोस्तों। जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है दोस्तों। कहां पर? कनाडा के अंदर दोस्तों। अमेरिका में राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता चुनती है राज्यपाल को। समझे आप? यहां पे आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 155 ही चल रहा है दोस्तों, अभी नियुक्ति ही चल रही है हमारी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति में यह सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। जो प्रांतीय संविधान समिति बनी थी उसमें यह सुझाव आया था कि जो राज्यपाल है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में इस सुझाव पर कोई स्वीकृति नहीं हो सकी। वहां कृष्णमाचारी, जीवी पंत तथा बीजी खेर इत्यादि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, यानी कि प्रत्यक्ष चुना जाए। तो वहीं डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल के पक्ष में थे। कारण क्या था? देखिए, कृष्णमाचारी है, चाहे जीवी पंत है, चाहे बीजी खेर है, ये कहते थे कि जो राज्यपाल है इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनिए।
जब प्रत्यक्ष रूप से इसको चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से ही मुख्यमंत्री को चुना जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर अलग अलग पार्टी से ये चुनकर आ गए तो राज्यपाल खुद को बड़ा समझेगा, मुख्यमंत्री खुद को बड़ा समझेगा। ऐसी स्थिति राज्य के लिए सही नहीं है। तब क्या क्या कि इसको नियुक्त किया जाए राज्यपाल को। समझे आप? ये था विचार दोस्तों। अब यहां पर नीचे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। अगर राजस्थान का कोई निवासी है तो उसको राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, पहला। दूसरा है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ये दो क्या है, परंपराएं है दोस्तों। जबकि संविधान ये नहीं कहता है कि अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति है उसको राजस्थान का राज्यपाल ना बनाए, बना सकते हो, लेकिन परंपराएं बनाइए। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनेगा। समझे आप? राजस्थान का राज्यपाल बनाने से पहले राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करेगा दोस्तों। यह था अनुच्छेद 155। अगला अनुच्छेद आ रहा है अनुच्छेद 156, जो है आपके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल किसका? राज्यपाल का। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक दिन से लेकर कितने भी दिनों तक एक राज्यपाल का कार्य हो सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। अब क्वेश्चन आ गया, निम्न में से राज्यपाल का कार्यकाल है और वहां पर आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसको छोड़कर ऐसा आ जाए 3, 4, 5, 6, तो वहां पर आपको 5 करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राज्यपाल का कार्यकाल है 4, 5, 6 या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वहां पर करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद है वो त्याग कर सकता है, या राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकते हैं, या अचानक पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति व्यवस्था करता है। यानी क्या मतलब, राज्यपाल त्याग पत्र भी दे सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, और कुछ ऐसी हो जाए या कि राज्यपाल की जैसे मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में भी पद खाली हो जाता है, कार्यकाल हो जाता है। नोट, राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप राज्यपाल को हटा सकते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति है इसका। समझे? राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। अगर आज किसी राज्यपाल को किसी से हटाया है, किसी राज्य से, तो वहां पर उसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है दोस्तों। कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसी राज्य में या अन्य राज्य में उसकी नियुक्ति कर सकता है। यदि भी प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश के अनुसार राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सिफारिश की कि अगर आप किसी राज्यपाल को पद से हटा देते हैं तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन संविधान में इसकी बात नहीं कही गई है, उसको नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। यह था अनुच्छेद 156। अब देखिए मित्रों, यहां पे हम अनुच्छेद 157 आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है उसी के अकॉर्डिंग। राज्यपाल की उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। तो देखिए अनुच्छेद 361 क्या कहता है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक मामलों में न्यायालय में कार्रवाई नहीं होती है। अगर राज्यपाल पर कोई आपराधिक मामला है तो अगर पद पर है वो, तो न्यायालय में उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है दोस्तों। अगर राज्यपाल अपने पद की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अपने कर्तव्य का प्रयोग कर रहा है, तो इस कार्य के लिए न्यायालय के प्रति वो क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है। देखिए ये तो पद के बारे में, शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन, ऐसे में कोई न्यायालय नहीं काम करेगा। अगर राज्यपाल है वो अपने पद का प्रयोग कर रहा है, जो शक्तियां उसकी, जो कर्तव्य है उसके, उनका पालन कर रहा है। लेकिन राज्यपाल अगर व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में उस पर
उस पर कोई मामला होता है तो उसकी सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले 3 शर्तें पूरी करनी होगी। ये 3 शर्तें कौन सी है, ये देखिए मित्रों, 3 शर्तों के बारे में देख लेते हैं। लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। पहली है कि लिखित सूचना किसको देनी होगी, राज्यपाल को। अगर आप सिविल न्यायालय में उसकी जांच करवाते हैं तो पहली लिखित सूचना किसको देनी होगी, राज्यपाल को देनी होगी दोस्तों। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का राज्यपाल को समय देना होगा और सूचना में जो पक्षकार है उसका नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति, मांगे गए अनुतोष का विवरण भी उसको देना होगा दोस्तों। समझ गए आप ये। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल, राज प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकारियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में ये आपके। अब नियुक्ति हमने कर ली है, आगे चलते हैं और देखते हैं त्याग पत्र के बारे में। यह भी बहुत अच्छा है। त्याग पत्र अनुच्छेद 156 ख के तहत राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। सिर्फ त्याग पत्र की बात है, समझ गए। यहां पे त्याग पत्र की ही बात कर रहे हैं हम, पद खाली होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे करेंगे। मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति हटा दे, तो उसके आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 156 ख था। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 157 की, जिसमें राज्यपाल के पद की योग्यताएं दी गई है दोस्तों। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, मूल रूप से होना चाहिए, जन्म से नहीं, जन्म कहीं भी हो लेकिन मूल रूप से भारत का नागरिक, यानी भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ के पद पर ना हो। यह ना हो कि वो कोई सरकारी अध्यापक है और राज्यपाल, नहीं, लाभ का पद है उसके पास, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। राज्य विधानसभा यानी एमएलए बनते हैं ना, उसकी जो योग्यता होती है ना, बाकी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए दोस्तों। यह था 157 नंबर, जिसमें राज्यपाल के पद की योग्यताएं दी गई है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 158 दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा अनुच्छेद है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है, जिसके लिए राज्यपाल पद के लिए शर्तें दी गई है। कौन कौन सी शर्तें हैं वो देखिए। अनुच्छेद 158 1 के अंतर्गत क्या है कि तहत राज्यपाल को संसद या और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 158 का भाग 1 है, उसमें यह कहा गया कि जो राज्यपाल बनने जा रहा है वो ना तो संसद का सदस्य हो और ना ही विधानमंडल का सदस्य हो। यदि वह उपयुक्त में से किसी का सदस्य हो तो शपथ ग्रहण से पूर्व उस पद को त्यागना होगा दोस्तों। 158 का भाग 2 क्या कहता है, वह किसी सार्वजनिक या स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, कोई सा भी लाभ का पद है उस पर वो नहीं काम कर रहा हुआ हो। तीसरा है 158 का भाग, अनुच्छेद 158 का भाग 3, वह बिना किराया दिए सरकारी आवास का उपयोग करता है। कैसे, देखिए, राज्यपाल को निःशुल्क आवास के साथ साथ चिकित्सीय व हवाई सुविधाएं हैं, ये भी उपलब्ध है। यानी कि उसको कोई किराया नहीं देना है, उसको चिकित्सा सुविधा, उसको हवाई सुविधा, इसके अलावा उसको जो आवास है वो सरकारी आवास ही मिलेगा दोस्तों। अनुच्छेद 158 का भाग 4 है, उसके तहत देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे एवं राष्ट्रपति द्वारा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसका वेतन भत्ता निर्धारित किया जाएगा। राज्यपाल की क्या उपलब्धि है, राज्यपाल के क्या वेतन है, क्या उसका भत्ता है, अगर कार्यकाल शुरू हो गया उसका, उसने पद धारण कर लिया है, तो जब तक वो पद से नहीं हटता है तब तक इनको कम नहीं किया जा सकता है दोस्तों। समझ गए आप। अब देखिए नोट क्या लगाकर लिखा गया है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित यानी समेकित निधि से, जबकि पेंशन है वो भारत की संचित यानी समेकित निधि में से दी जाती है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलेगा, जबकि पेंशन है ना वो भारत की संचित निधि से राज्यपाल को दी जाएगी। राज्यपाल को वर्तमान में 3,50,000 रुपए वेतन मिलता है, जो क्या है, कर मुक्त है, कोई कर नहीं लगता इस पर। समझ गए आप। ये हो गया 158। अगला अनुच्छेद आता है 159,
जो है शपथ के बारे में दोस्तों। शपथ अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, उच्चतम न्यायालय तो देश का है, तो उच्च न्यायालय ना, जिस भी राज्य का राज्यपाल बनेगा, राजस्थान का बन रहा है तो राजस्थान का उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा दिलाई जाती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। आ गया समझ में ये आपके लिए? शपथ 159 अनुच्छेद में राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन करने की व संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है दोस्तों। तो कैसे ये चुनाव होता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ताकपत्र किसको देता है, शपथ किसके सामने लेता है, यह चीज हमने देख ली। अब चलिए राज्यपाल के कार्यों की ओर। देखिए मित्रों, थ्योरी इतनी दी है मैंने कि अगर आप थ्योरी को ही पढ़ लें तो राज्यपाल का जो मैटर है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि सर हमारी पॉलिटी है वो बहुत ही कमजोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। आप थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सर ही सामने बैठकर समझा रहे। पहला, राज्य के सभी मुख्य पदों की नियुक्ति, जैसे आरपीएससी है, वित्त आयोग है, राज्य की बात कर रहा हूं, केंद्र की नहीं, राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग है, इनके बारे में देखिए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है इनकी नियुक्ति, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अनुच्छेद 243 ख व अनुच्छेद 243 जेडे के अनुसार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अनुच्छेद 243 आई व 243 वाई के अनुसार, राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 के अनुसार, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 366 के अनुसार, और लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति करता है, परंतु पद से हटा नहीं सकता। यहां से जो ये मैटर आया ना आपके, लगभग इसमें 5 लाइन है, 6 लाइन है दोस्तों। इन 6 लाइनों से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 7, एक पद से इनको नहीं हटा सकता। क्या है ये मैटर? देखिए, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे लोक सेवा आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन अनुच्छेद किसके तहत करता है, यह जानकारी दी है मैंने यहां पे, समझे आप? तो यह अनुच्छेद भी आपको क्या करने हैं, याद करने दोस्तों। पहला कार्य। आगे चलिए दूसरे कार्य में। दूसरा कार्य देखिए, अनुच्छेद 160 के तहत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उन आकस्मिक स्थितियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है जिसके संबंध में संविधान मौन है, जैसे अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 201। ये ऐसे अनुच्छेद है जिन पर राज्यपाल है वो खुद अपने कार्य है कृत्य है उनका निर्वहन कर सकता है, क्योंकि इन अनुच्छेदों में संविधान क्या है, मौन है दोस्त। संविधान कुछ नहीं कहता है इनके बारे में, समझ गए? अगला कार्य, तीसरा कार्य है अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है, लेकिन उससे मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को माफ या क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है, 10 साल की, तो राज्यपाल उसको 5 साल की कर सकता है, समझे आप? लेकिन अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया है, फांसी की सजा सुना दी है, तो राज्यपाल इसमें कुछ ही कमी नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति है ना, वो मृत्युदंड को समा, कम या स्थगित, यानी मृत्युदंड को है जैसा रख सकता है, इसको कम कर सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है, या इसको माफ भी कौन, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 72 में किया गया। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो 161 में है, जबकि राष्ट्रपति की 72 में है। समाधान शक्ति 3 प्रकार की होती है, लघुकरण, निलंबन और परिहार। देखिए, लघुकरण में दंड को कम किया जाता है, 5 साल से 2 साल में बदल दिया।
निलंबन में दंड को समाप्त, यानी 5 साल का उसको 0 कर दिया। और परिहार में पुनः जांच के लिए अगर 5 साल की भेजी है तो न्यायालय को आदेश होगा कि इसकी दोबारा जांच कीजिए। समझ गए? ये 3 प्रकार की समाधान शक्ति है जो राज्यपाल के पास होती है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, चौथा कार्य देखिए 164 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। याद रखना, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहती है। इस शक्ति का भी राज्यपाल ने बहुत बार दुरुपयोग किया है। राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और मंत्रिपरिषद है ना जो राज्य की, वो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बहुत बार इसका दुरुपयोग किया गया अनुच्छेद 164 का। समझे आप यहां पे? अगला अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, और राज्यपाल मंत्रियों के कार्य आवंटन कर राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। यह बताता है अनुच्छेद 166 दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद में चलिए, अनुच्छेद आ रहा है 167 कार्य नंबर 6 दोस्तों। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी मामलों व वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अर्थात राज्यपाल मंत्रिमंडल से सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 167 के तहत दोस्तों। अगला अनुच्छेद आता है 168। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, किंतु राज्यपाल राज्य विधानमंडलों का अभिन्न अंग होता है। ये जो विधानसभा है उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, इनका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। चलो हमारे तो यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, विधानसभा ही है, तो हम विधानसभा के बारे में बात करें कि विधानसभा का सदस्य ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है? अभिन्न अंग है, उसी का अंग है दोस्तों, अनुच्छेद 168 के अनुसार। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 171 का भाग 3 व 5। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से मनोनीत करता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो समझे आप, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमारे नहीं है यहाँ पे। समझे आप? तो जहां पर विधान परिषद होती है वहां पर अगर विधान परिषद के अंदर कुल 6 सदस्य है तो उनमें से 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। वो इस क्षेत्र से हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है। 6 सदस्य होते नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये मान लो कि वहां पर 300 सदस्य, 300 का कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक विधान परिषद में 300 सदस्य हैं, समझे आप यहाँ पे, तो वहां पर राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 करता है, तो बताइए दोस्त कितने को? 50 को। अगला अनुच्छेद है 174। राज्यपाल विधानमंडलों के सत्र आहूत करता है, वह उनका सत्रावसान भी करता है, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होगा। सत्रावसान कर सकता है, सत्र आहूत कर सकता है, लेकिन 2 सत्रों के बीच, यानी जो अभी सत्र खत्म हुआ इसकी जो अंतिम बैठक और अगला सत्र है ना उसकी प्रथम बैठक, इनके बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर होना नहीं चाहिए दोस्तों। यह अनुच्छेद 174 बता रहा है। अनुच्छेद 174 का ही भाग है ख दोस्तों। राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 174 का भाग है, ये कहता है कि अगर मुख्यमंत्री ने सिफारिश कर दी, विधानसभा भंग की, तो राज्यपाल उसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 के देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों, विधानसभा व विधान परिषद या एक सदन में को संदेश भेज सकता है दोस्तों। समझ गए? और विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष ने जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, नई विधानसभा बनती है उस समय, उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। आगे बढ़िए, कार्य नंबर आ रहा है 12, जो है अनुच्छेद 176 के तहत। अनुच्छेद 176 के तहत
राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ समवेत कर दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। यह अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का ब्यौरा रहेगा। समझ गए? अनुच्छेद 176 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए यह रह सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों। समझ गए? नई अगर विधानसभा बनी है तो उसका प्रथम सत्र, प्रत्येक साल का प्रथम सत्र, उसमें विधानसभा, अगर विधानसभा और विधान परिषद है दोनों को, या अगर विधानसभा है तो विधानसभा के सामने यह दोनों है तो उनको दोनों को एक साथ करके जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, अभिभाषण देता है। ये अभिभाषण है ना, वो तैयार कौन करता है? राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया जाता है राज्य की मंत्री मंडल के द्वारा दोस्तों। समझ गए? अगला 13वां कार्य अनुच्छेद 180 के तहत जब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ना अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है विधानसभा में, तो जो विधानसभा के सदस्य है उनमें से राज्यपाल किसी एक को नियुक्त कर देगा, कार्यवाही चलती रही इसके लिए। अगला कार्य अनुच्छेद 192 के भाग 2 के तहत राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। विधानसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, चुनाव में गड़बड़ी है तो राज्यपाल करेगा, समझे आप, जो सदस्य है उनको अयोग्य, लेकिन ये दो पार्टियां हैं, समझे आप, इस पार्टी के आप मान लीजिए 50 मेंबर है और इसके हैं 40। यहां से क्या हुए कि सरकार इसने बनाई है 50 वाले ने, तो यहां से क्या हुए कि 5 मेंबर निकले या 6 मेंबर और इधर आ गए 6 मेंबर, यहां पे 6 मेंबर और जुड़ गए, यहां पे 44 रह गए और यहां पे 46 हो गए। ऐसी स्थिति में जो ये 6 मेंबर गए ना, इनको दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है दोस्तों। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 199। क्या कहता है ये? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रारंभ किया जा सकता है तथा राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधीन होती है। चाहे संचित निधि हो राज्यपाल के अंतर्गत आती है, और जो राज्यपाल है उसकी अगर धन विधेयक पर अनुमति नहीं ली जाती है तो वो विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगला कार्य नंबर 16 देखिए क्या कहता है। यह भी थोड़ा बड़ा कार्य, अच्छा कार्य है ये। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल की विधि कानून बनाने की शक्ति, अर्थात विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। विधानसभा ने चाहे कितने ही कानून पास कर दिए, विधेयक पास कर दिए, लेकिन वो कानून तभी मान्य होंगे जब राज्यपाल उन पर हस्ताक्षर कर देता हो दोस्तों। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, चारों के चारों विकल्प आपके सामने। पहला, राज्यपाल विधेयक को मंजूरी या स्वीकृति प्रदान कर सकता है, यानी पास कर सकता है। राज्यपाल विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, जिसे निलंबनकारी विट कहते हैं या विटो कहते हैं, यानी इसको वापस भेज दिया। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से मना कर सकता है, जिसे अत्यंतिक विट कहते हैं। मंत्रिमंडल से पूछा और फिर सलाह देने से, मंत्रिमंडल की सलाह से मना कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह लेके उस स्वीकृति देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित रख सकता है, यानी आगे भेज सकता है। कोई विधेयक है, कोई विधेयक आया है राज्यपाल के पास, तो वो राष्ट्रपति को उसके पास उस विधेयक को भेज सकता है दोस्तों। आ गया समझ? आगे बढ़िए दोस्तों। अगला अनुच्छेद आ रहा है अनुच्छेद 202 दोस्तों। राज्यपाल का अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट वार्षिक वित्तीय वितरण
अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। राज्यपाल अपनी देखरेख के अंदर वार्षिक जो वित्तीय विवरण या वितरण होता है, बजट होता है, उसको तैयार करवाता है। आगे देखिए अनुच्छेद 213 के तहत ये क्या कहता है। जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो उस समय राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश यानी एक प्रकार का कानून जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कोई विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगा कि इस कानून की जरूरत है राज्य को, तो राज्यपाल उस कानून को जारी कर सकता है दोस्तों। अब देखिए यह अध्यादेश है, जो यह अध्यादेश है, कानून नहीं बना अभी। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश लागू होने के बाद 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडलों का सत्र प्रारंभ होता है। तो सदन की बैठक के प्रथम दिन से अधिकतम 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक लागू रहता है। 42 दिन तक अगर विधानमंडल चाहे तो इसको पास करके कानून बना सकती है। अगर वो 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक इसको पास नहीं करती है इस अध्यादेश को, राज्यपाल तो अर्थात यानी राज्यपाल पास नहीं करता है 42 दिन तक, विधानसभा उसको पास नहीं करती है, तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सत्र के बाद विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है दोस्त। यह अनुच्छेद 213 जिसमें अध्यादेश की शक्ति दी गई है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ रहा है आपका 19वां कार्य। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा स्वयं पदेन कुलाधिपति होता है। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और सभी विद्यालयों का कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल है। 20वां कार्य अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति तो परामर्श कौन देगा? राज्यपाल। 217 के अनुसार। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? कहते हैं जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। अगर जिला न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल क्या करेगा? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उससे परामर्श लेगा। अगला कार्य आ रहा आपका 22 नंबर, जो है अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है यदि इनका विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस जो एंग्लो इंडियन है इसकी जो नियुक्ति है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया दोस्तों। समझ गए ये कार्य। अब देखिए राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां कौन कौन सी है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां से आराम से देखना आप, पूरा का पूरा राज्यपाल एक ही क्लास में मिलेगा आपको, लंबी क्लास हो सकती है लेकिन। अनुच्छेद 371 कैसे लेकर जय तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 371 कैसे लेके जय ना, इसमें ये राज्य है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड, इनके राज्यपालों को कुछ शक्तियां अलग से दी गई है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल सरकार के किसी भी फैसले को राष्ट्रपति की राय जानने हेतु सुरक्षित रख सकता है, विधेयक आरक्षित कर सकता है और किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जो हमने कार्यों के अंदर पहले देख लिया दोस्तों। इसके अलावा देखिए ये रही स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिमंडल की सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। देख लेना, इसको समझ लेना। राज्यपाल है, उसको लगता है कि राज्य के अंदर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल है, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेगा। उस पत्र पर राष्ट्रपति है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी क्या करेगा? सलाह लेगा और फिर वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति शासन लग गया, इसका अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। एक बार अनुमोदन होने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू रहता है तथा इसे 6 माह बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यह तो हो गया अगर संसद अनुमोदित कर दे तो। संसद से अनुमोदन नहीं होने पर
भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 माह तक तो लागू रह सकता है, क्योंकि 2 माह के अंदर करना है ना, 2 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है और अनुमोदन के बाद राज्य विधानसभा भंग हो जाती है। राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति घोषणा की जो हम बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, तो जो विधानसभा वो निलंबित होगी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा अनुमोदित होती है संसद में, तो विधानसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। दोस्तों आ गया समझ में। आगे देखिए, चौथा संविवेकीय कार्य कौन सा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जब चुनाव के उपरांत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है या कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु के कारण पद रिक्त हो गया हो, तो उस समय राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक, स्वतंत्रता या स्वविवेकीय शक्ति का क्या करता है, प्रयोग करता है। दोस्तों पांचवा है, विधानसभा भंग करते समय विधानसभा में मंत्री परिषद के अल्पमत में आ जाने की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने का फैसला अपने विवेक से ही लेता है। दोस्तों यह हो गई स्वविवेकीय शक्तियां। तो राज्यपाल के बारे में जो आज हमने यहां पे अध्ययन किया है ना, इतना अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन बनता है, वो बनता है राजस्थान के राज्यपालों से। तो चलिए उसकी ओर। राजस्थान के राज्यपाल, थोड़ी सी जानकारी, अच्छी क्वेश्चन है। 1833 ईस्वी से 1947 तक एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी के कार्यालय अजमेर व माउंट आबू शिरोई में थे। दोस्तों एजीजी यानी एक राज्यपाल ही। वर्तमान में राजस्थान में राज्यपाल के राजभवन है वो सिविल लाइंस जयपुर स्थित कोठी संख्या 9 व 10 में। ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु माउंट आबू सिरोई में 9 बीघा जमीन में स्थित है। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख बने थे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। नियुक्ति 30 मार्च 1949 को की गई, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 तक इस पद पर कार्य किया। 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये थे राज प्रमुख, राज्यपाल नहीं थे। अब देखिए मित्रों आगे, राजस्थान के एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ और राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो उस समय क्या थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों 1986 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था, जो कि ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी के क्या थे, सदस्य रहे हुए थे। दोस्तों लगभग अब तक राजस्थान में 40 राज्यपाल बन चुके हैं। राज प्रमुख को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो 41 हो जाएंगे। उनकी लिस्ट अब शुरू होगी आपके। चलिए एक एक राज्यपाल के बारे में जो क्वेश्चन बन सकता है। पहला देखिए, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख बने थे 1949 से 1956 तक। पहले राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल है 56 से 62 तक। दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में लगा था। 1962 से 67 तक ये क्या थे, राज्यपाल थे। तो पहला राष्ट्रपति शासन डॉक्टर संपूर्णानंद जो राज्यपाल थे उनके समय। फिर इनके बाद श्री सरदार हुकुम सिंह बनते हैं। उनके बाद जगत नारायण बनते जो क्या है, कार्यवाहक है। इसके बाद वापस सरदार हुकुम सिंह बनते हैं जिनका ये द्वितीय कार्यकाल है। सरदार हुकुम सिंह के बाद अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो बनते हैं सरदार जोगिंदर सिंह। इनके बाद श्री वेदपाल त्यागी जो कार्यवाहक है और पूर्व में क्या रहे, न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद बनते हैं श्री रघुकुल तिलक, दूसरी बार तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, दूसरी बार व तीसरी बार राष्ट्रपति शासन रघुकुल तिलक के समय ही लगा। दोस्तों अगले राज्यपाल है केडी शर्मा, कार्यवाहक है जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश। इसके बाद श्री ओम प्रकाश मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा के बाद में श्री पीके बनर्जी कार्यवाहक थे। वापस पीके बनर्जी के बाद वापस ओम प्रकाश मेहरा बनते हैं जिनका ये द्वितीय कार्यकाल था। दोस्तों कुछ ही समय का था। डॉक्टर डीपी गुप्ता कार्यवाहक है जो पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं। जो क्वेश्चन होगा मैं अलग से बता दूंगा बस। श्री बसंत राव बाडू पाटिल
जो 1985-87 के मध्य बने। जे.एस. वर्मा पूर्व में न्यायाधीश रह चुके, 87 से 88 के मध्य बने। इसके बाद श्री सुखदेव प्रसाद बने 88 से 89 के मध्य दोस्तों। देखिए सुखदेव के बाद वापस सुखदेव ही बनने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन जे.एस. वर्मा कार्यवाहक बने सुखदेव प्रसाद की चिकित्सा के कारण। वापस सुखदेव प्रसाद बन गए 89 से 90 के मध्य। फिर बनते हैं मिलाप चंद जैन, जो कार्यवाहक है और पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके बाद बनते हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1990 से 91 के मध्य दोस्तों। आगे आ रहा है श्री स्वरूप सिंह, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया गुजरात, और राजस्थान में यह पहली बार होता है स्वरूप सिंह के समय अतिरिक्त प्रभार वाला। डॉक्टर एम चेना रेड्डी, जिनके समय चौथी बार 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगले राष्ट्रपति है धनिक लाल मंडन, जिनको अतिरिक्त प्रभार हरियाणा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ये रहे धनिक लाल मंडन। इसके बाद श्री बलिराम भगत लोकसभा अध्यक्ष रहे और ये यहाँ के राज्यपाल बनते हैं। कौन बनते हैं? बलिराम भगत। श्री दरबारा सिंह प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। 1998 में दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं और पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 4 राज्यपालों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, याद रखना आपको। इसके बाद एन.एल. टिब्रेवाल कार्यवाहक है और पूर्व में न्यायाधीश थे। इसके बाद अंशुमान सिंह पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं। दरबारा सिंह के बाद कार्यकाल के दौरान द्वितीय निधन होता है निर्मल चंद जैन का, श्री निर्मल चंद जैन का। इसके बाद कैलाशपति मिश्र, जो अतिरिक्त प्रभार गुजरात का मिला इनको। श्री मदनलाल खुराना, जो प्रथम त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल हैं। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जिन्होंने सबसे पहले त्यागपत्र यहां पर दिया। मदन लाल खुराना थे दोस्तों। अगले बने टीवी राजेश्वर, जो अतिरिक्त प्रभार है इनके पास उत्तर प्रदेश का था दोस्तों। आगे बढ़िए। इनके बाद बनती है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। आगे राष्ट्रपति भी ये बनती है दोस्तों। तो राजस्थान से राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्री के.आर. किदवई, अतिरिक्त प्रभार हरियाणा का था इनके पास। इनके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह बने, जिनकी कार्यकाल के दौरान तृतीय मृत्यु। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार। इसके बाद श्रीमती प्रभा राव बनी, अतिरिक्त प्रभार हिमाचल प्रदेश का था और कार्यकाल के दौरान चतुर्थ निधन इनका होता है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव, इनका क्या हुआ है? कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया है। श्री शिवराज पाटिल, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था पंजाब का। इनके बाद बनते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा, कार्यवाहक, अतिरिक्त प्रभार उत्तराखंड का था इनके पास। इसके बाद श्री राम नाइक बनते हैं, अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश का था। श्री कल्याण सिंह, अतिरिक्त प्रभार हिमाचल प्रदेश का था। वर्तमान में श्री कलराज मिश्र है, जो प्रथम राज प्रमुख को अगर हम शामिल करें तो 41वां स्थान है, वरना इनका 40वां स्थान है दोस्तों। समझ गए आप? यह है राजस्थान के राज्यपाल। प्रथम कौन बना, वर्तमान में कौन है, किन किन की पद पर मृत्यु हुई, किन के समय राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान राज्य के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। तो सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल श्री टी.वी. राजेश्वर, जिन कार्यवाहक थे ये 1 नवंबर से 8 नवंबर। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें कि जो यहाँ के राज्यपाल है, कार्यवाहक नहीं सही राज्यपाल है, उनमें आएगा दरबारा सिंह, 1 मई से 24 मई, 24 दिन का इनका कार्यकाल था दोस्तों। ये था राजस्थान के अंदर। अगर हम राजस्थान पॉलिटी की बात करते हैं राज्यपाल टॉपिक की, तो ये आपके सामने है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। विश्वास एक चीज होती है जिस पर आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो विश्वास ही दिलाता हूं कि एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा। पहला काम आपको करना है, इस क्लास को अभी तक अगर आपने पूरा नहीं देखा तो पूरा देखना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। फिर यहाँ पर ऐप का नाम दिया गया, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टोर में जाके पूरे के पूरे रीट जीके नोट्स है राजस्थान जीके के, वो आपको पढ़ने हैं। वहाँ पर जो भी टॉपिक मिले उसको पढ़ लो, बस इतना ही कहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए ये रही इंस्टाग्राम आईडी, करिए फॉलो, करिए मैसेज। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।